तो अब इस बात को लेकर चिंता यहाँ पर हो रही है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण मौजूद है और ऊपर से जिस तरह से इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है, उसका जो फ्यूम है, जो राख है, वो दिल्ली के आसमान तक पहुँच चुकी है। तो क्या इसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा होगा? हालांकि वैज्ञानिक यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण मौजूद है उसकी वजह से लोगों की दिक्कतें ज़रूर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, पर्यावरणविद, इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारी संवाददाता कंचन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिलोक चंद जी। सबसे पहले मैं कंचन का रुख भी यहाँ पर कर लेती हूँ। कंचन, अब सबको इस बात की चिंता हो रही है कि दिल्ली में तो पहले से ही प्रदूषण है, अब जो इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है उसके जो बादल हैं, राख हैं, वो दिल्ली के आसमान में छा चुके हैं। क्या इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा? क्या इससे पॉल्यूशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा? जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले ज्वालामुखी की बात करें तो ये जो काले बादल जो उड़कर जो है भारत की तरफ आए हैं और अब दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, उनके जो कण हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और चट्टान के जो हैं वो छोटे छोटे कण हैं। लेकिन अच्छी बात ये है अंकिता कि ये जो बादल उड़ते आ रहे हैं, ये 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो धरती से यदि इनकी ऊंचाई की बात करें तो 15 से 25 हज़ार फीट जो है ऊंचाई पर है, और ना केवल 25, कई कई जगह पे 45,000 किलोमीटर ऊंची फीट पर है। तो ऐसे में जो भारतीय मौसम विज्ञान और वैज्ञानिकों का कहना है, उनका ये कहना है कि जो इनकी ऊंचाई है 45,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, उसकी वजह से कोई खासा प्रभाव जो प्रदूषण हो या फिर दिल्ली में जो पहले से मौजूदा प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं कई दिनों से, उसमें ये जो है वो घुलता हुआ नजर नहीं आएगा। और 100 से 120 प्रति घंटे की इनकी रफ्तार है बादलों की, तो ये गुजरते हुए आगे जो है, हम आप बात करें तो पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर और इन साइड पर ये जो है यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे। लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण का माहौल बना हुआ है उसमें जो इनके कारण कुछ बढ़ोतरी हो, वो सब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और जो इनकी ऊंचाई है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है कि दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बात करें दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण की, तो हमने देखा कि तमाम जो है 500 के पार हमारा AQI दिल्ली में पहुँचा हुआ है। ऐसे में सरकार ने अपनी तरफ से जो है तमाम कदम भी उठाए हैं। लेकिन ये जो ज्वालामुखी फटा था, इससे कयास लगाए जा रहे थे यदि ये दिल्ली तक ये बादल, काले बादल पहुंचेंगे तो दिल्ली के प्रदूषण में मिलकर दिल्ली का प्रदूषण और ना बढ़ा दे। ये एक चिंता जो थी सभी को सता रही थी। लेकिन मौसम विभाग ने जो है ये क्लियर कर दिया है कि इनका कोई असर जो है दिल्ली के प्रदूषण में बढ़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जितनी स्पीड में आ रहे हैं, 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं, उसी स्पीड में जो है दिल्ली से गुजरते हुए आगे पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ निकल जाएंगे। तो फिलहाल दिल्ली वासियों की इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय मौसम विभाग का ऐसा कहना है। और जो इनकी ऊंचाई है, यदि इनकी ऊंचाई कम होती तो शायद ये दिल्ली में जो प्रदूषण बना हुआ है वो उस लेयर में कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण को और बढ़ाने का काम करते। लेकिन इनकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है कि ये आसानी से निकलते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। नहीं तो दिल्ली का जो AQI है वो 2000 तक या उससे भी ऊपर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद हम अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि लोगों की परेशानियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती थी। और हालांकि फ़्लाइट्स में ज़रूर इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर DGCA नज़र यहाँ पर बना के रखा हुआ है। त्रिलोक चंद्र जी, एक बड़ी चिंता की बात थी, लेकिन बहुत बड़ी राहत यहाँ पर ये है कि क्योंकि उन बादलों की हाइट बहुत ज़्यादा है और इस वजह से उस राख का असर दिल्ली NCR तमाम इलाकों पे उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो तो चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। उसको लेकर प्रदर्शन भी दिल्ली NCR में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीच का रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम कोशिशें यहाँ पर नाकाफी ही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, जय मेर पहाड़ उत्तराखंड। अंकिता जी, बिल्कुल जिस तरीके का जो है कि धुआं निकल रहा है, मानव जीवन कहीं ना कहीं चिंतित होगा कि ये हो क्या रहा है। आखिर में प्रकृति में इस प्रकार की घटनाएं घट क्यों रही हैं जिसे मानव जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता की तरह जा रहा है। अंकिता जी, मैं ये बताना चाहूंगा, निश्चित तरीके से जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो एक प्राकृतिक घटना है, और जब ये प्राकृतिक घटना है तो ये घटेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसमें जो है कि
तरल पदार्थ हो गया, धूल, कण, गैस, ये तमाम चीजें निकलती हैं। और जब ये विस्फोट करते हैं तो ये विस्फोट करने के बाद बिल्कुल धुआं के रूप में आगे आते हैं, लावा बिल्कुल बाहर निकलता। इसका कारण क्या है अंकिता जी, कि इसमें जो है कि जो हमारा पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और हमारा इंडियन प्लेट है, धरातल के अंदर कहीं ना कहीं ये भूगर्भीय हलचलें हो रही हैं और इन भूगर्भीय हलचलों के कारण ये हमारे जो धरती के नीचे हैं हमारा तरल पदार्थ, उनको एक प्रेशर कर रहे, दबाव बना रहे हैं और उस दबाव बनाने के कारण ये विस्फोट करते हैं। ज्वालामुखी की अगर मैं बात करूं अंकिता जी, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रस्तुत ज्वालामुखी और तीसरा आ जाता है शांत ज्वालामुखी। तो जो ये हमारा जो कि सक्रिय ज्वालामुखी होता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी लगातार कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा। दुनिया में अगर हम देखते हैं, ये ज्वालामुखी लगातार काम कर रहा है, लगातार विस्फोट कर रहा है, लगातार उसे तरल पदार्थ जो कि हमारे धरती के ऊपर आ रहा है, जब ये विस्फोट करते होंगे तो कहीं ना कहीं धरती जो है कंपन से होती होगी। दूसरे ज्वालामुखी की अगर मैं बात करता हूँ, प्रस्तुत ज्वालामुखी की अगर मैं बात करता हूँ, ये वो ज्वालामुखी होते हैं कि जो जिनकी संभावना बनी रहती है, यानी कि आज आ गए या फिर कुछ सालों के बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि ये नहीं आएंगे, इसलिए इनकी सक्रियता बनी रहती है, ये कभी भी आ सकते हैं। तीसरे अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूं तो तीसरी जाकर शांत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी की संभावना तो बहुत कम होती है कि ये ज्वालामुखी उद्गार विस्फोट बनेंगे। तो ये ज्वालामुखी क्या है कि जो हमारे धरती के नीचे जो प्लेटें हमारे, चाहे हम अभिसारी शक्ति की बात करें, अपसारी शक्ति की बात करें, रूपांतरित शक्ति की बात करें, जिन प्लेटों की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गतिमान होने के कारण जो है इस तरीके के घटनाओं को दे रहे हैं। अब आती जब इस धरातल की लावा, मैग्मा कह रहे हैं हम, धरती के नीचे ये तरल पदार्थ के रूप में आ जाता, ऊपर अगर आता है ये, तो निश्चित तरीके से अगर हम इसको देखें, ये लावा के रूप में आ जाता है। यानी कि लावा और मैग्मा है क्या, धरती के नीचे ये जो है कि क्या बन गया, गैस रूप में, तरल पदार्थ के रूप में आगा। जब ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है कि एक फैल जाता। आपने देखा होगा कि विशेषकर जो है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उसके बिल्कुल आग के चिंगारी, धूल, कण, पत्थर जैसे देखने को मिला है। आज पूरी दुनिया चिंतित हो गई, यहां तक भी भारत चिंतित हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो कि इथोपिया से जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जो धुआं संसार में फैल रहा था, आज वो धीरे धीरे जो है कि आज हमारा हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुका है। हमारा भारत के जो है, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात, इन जो बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा है कि जिस तरीके से बादल बने हैं, जिस तरीके से हवाई सेवाओं पर रोक लग रही है, तो कहीं ना कहीं लोग चिंतित होंगे उससे कि कहीं अगर ये चीजें नीचे धरातल के करीब आते हैं, हमारे जो कि नीचे आएंगे, तो कहीं ना कहीं जनधन के लिए क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या जिस तरीके के एटमॉस्फेयर वातावरण में जो है कि प्रदूषण के कारण तमाम दिल्ली वाले बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति इन धुआओं के कारण पूरे देश में तो नहीं होगा कहीं ऐसा जबकि वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि ये बहुत दूर हैं, इनका असर जो है कि मानव जीवन पर बहुत कम पड़ेगा, ये नीचे नहीं है, लेकिन चिंता तो बनी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाओं से जो है भारत का, दिल्ली के या अन्य राज्यों के लोग निकल रहे हैं प्रदूषण की वजह से, उससे कहीं ना कहीं चिंता बनी रही। तो जरूर ये जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि घटना है। अब ये चीजें घट गई तो वैज्ञानिकों को इस ओर कहीं ना कहीं कार्य करने की जरूरत है। ऐसे जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इन ज्वालामुखी विस्फोटों को हम किस तरीके से उन पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम उनको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, क्या मानव के लिए हम किस तरीके से गतिविधि, योजना और प्लान बनाएंगे ताकि वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये निश्चित तरीके से जो अंकिता जी ये घटना घटित हो रही है और लोगों को एक दुविधा में डाल दिया उन्होंने, क्योंकि जहां एक और प्रदूषण के कारण लोग बाहर नहीं निकले थे अभी, और दूसरे प्रकृति की मार, यानी कि प्रकृति की इस तरीके से लगातार मार पड़ती जा रही है कि इंसान जिए तो जिए किस तरीके से। अगर वो एक और कहीं अपने आप को संतुलित बनाता भी है तो दूसरे तरीके के इस तरीके से घटनाएं घटित हो जा रही है, वो विचलित हो जा रहा है। वो
कहीं ना कहीं उसको संकट महसूस हो रहा है कि आखिर में हम करें तो क्या करें, बिल्कुल। क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो इनसे भारत हम के बचाव लिहाज से तो कर देखें तो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर राहत के तौर पर इसे जरूर देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जिस तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रकृति में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे आने वाले भयावह संकेत यहाँ पर के तौर पर इसे निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। और उसको लेकर कई बार जो वैज्ञानिक हैं वो संकेत भी दे चुके हैं, चेतावनी यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह के कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए थे वो ठोस कदम अभी भी नहीं उठाए जा रहे हैं।